करूंगी, डोंट वरी, बी हैप्पी, फिर से करूंगी मैं, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना डिले किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे, हम जस्ट ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको अब जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, बस पूरा फोकस पढ़ाई में। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी किडनी है उसको स्ट्रक्चर देने वाला कौन है? नेफ्रॉन है। एक एक सेल को क्या बोल रहे हैं किडनी के? नेफ्रॉन। तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। न्यूरॉन ब्रेन में और नेफ्रॉन किडनी में। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं बच्चे? कि फंक्शन क्या है किडनी का? एक्सक्रीट करना, ठीक है, यूरिया निकालना। तो ये वाला काम एक्चुअली कर कौन रहा है? नेफ्रॉन। एक एक नेफ्रॉन मिलकर के ये काम कर रहे हैं। एंड देन फिर हम क्या बोल रहे हैं? किडनी ये काम कर रहा है, ठीक है, किडनी ये काम कर रहा है। तो टोटल ये काम कर कौन रहा है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज लाइक बहुत सारी चाय की छन्नी, बहुत सारी चाय की छन्नी, मिलियंस ऑफ छन्नी लगी हुई हैं किडनी में, जो छान रही हैं, है ना, जो फिल्टर कर रही हैं आपके ब्लड को, उससे यूरिया निकाल रही हैं, क्रिएटिनिन निकाल रही है, और इन सब को बॉडी से फेंक देना चाहती है। ओके, इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब विच इज ऑफ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 to 60 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है, ठीक है। इच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। सो क्लैप फॉर यू कि भाई मिलियनर हैं आप क्या है? मिलियनर है। एक किडनी में 1 मिलियन, तो 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं आपके पास, ठीक है। तो क्लैप करना चाहिए अपने लिए। एंड नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन क्या है बच्चे? बॉमेंस कैप्सूल और आपका पहला पीसीटी, देन लूप ऑफ हैंडले यू शेप, एंड देन डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन आपका हो गया डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सब क्या है मैम? एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सारे बच्चे अगर पेन कॉपी रखे हैं, ड्रॉ विथ मी, ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले। नीट आप बाद में देंगे, पहले आप क्या दे रहे हैं? क्लास 11th का सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको डायग्राम तो आएगा, नेफ्रॉन का डायग्राम तो आता ही है। तो मेरे साथ आप ड्रॉ कीजिए तो बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले हम ये क्या बना रहे हैं? कप बना रहे हैं, प्यारा सा कप बना रहे हैं। एंड देन हम ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बनाएंगे। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? यू शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यू पिन बनाएंगे, ये इस तरह का बनाया। वेट वेट वेट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, ओहो पूरा मिट गया, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे बच्चे? मोटा कर देंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ओके। एंड ये इस तरह से गया आपका, एंड ये फॉर्म हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या बन जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा, ओके। एंड यहां पे आपका क्या आ रहा है? एफेरेंट आर्टेरियोल। एंड ये क्या है बच्चे? ये है इफेरेंट आर्टेरियोल। एक एक चीज को हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये है आपकी कैपिलरीज, कैपिलरी है ये पूरी की पूरी, ये कैपिलरी है, ओके। एंड यहां से ये पूरा फिल्टर आ करके, फिल्टरेट आ करके कहा जाएगा? अंदर जाएगा, ओके। नाउ अब ये जो इफेरेंट है, ये जो इफेरेंट है, सबसे पहले किसके अगल बगल घूमेगी? ये जाएगी इधर, ठीक है। ये क्या बना रही है बच्चे? ये इस तरह से कैपिलरीज बनाती है। ये क्या बनाती है? इस तरह से कैपिलरी बनाती है। इधर क्या बना रही है बच्चे? ये कैपिलरी बना रही है। इधर ये कैपिलरी बनाएगी। इधर से कैपिलरी बनाते हुए ये किधर जाएगी? ये इधर को होती हुई जाएगी। सबसे पहले किधर जाएगी? इधर, ओके, इधर जा रही है। गैस एक्सचेंज के लिए जाएगी, सिर्फ सिर्फ गैस एक्सचेंज करेगी, बहुत कुछ करने वाली है। ये पुलिस है। ये कौन है बच्चे? ये पुलिस है।
ये बहुत कुछ करने वाली है यहाँ। ओके, इस तरह से आपने कैपिलरी बना दी। एंड देन फिर ये इधर आकर के क्या बनाती है बच्चे, वासा रेक्टा बनाती है। ये क्या बनाती है आपका, वासा रेक्टा बनाती है। ओके, इधर भी इस तरह से, ये इस तरह से मिला हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बना लिया आपने। और ये जब आगे जाएगी, ये जब आगे जाएगी बच्चे, तो ये किससे मिलेगी, वेन्यूल से मिलेगी। एंड यही वेन्यूल फिर आगे चल के क्या बना देगा, रीनल वेन बना देगा। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा हमारा बन गया। अब एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। ये क्या है बच्चे, नाम बताते जाइए, ये क्या है, दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल। क्या है, बाउमेन्स कैप्सूल है। ओके, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। ओके, ये क्या है, इफेरेंट, इफेरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल इफेरेंट है। जो पतली होगी वो कौन होगी, इफेरेंट होगी। और जो मोटी है आर्टेरियोल, जिसको हमने थोड़ा मोटा बनाया, इतना मोटा नहीं होता लेकिन थोड़ा मोटा होता है, इसको हमने क्या नाम दिया, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है कहां से आया, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है बच्चे, ये पूरा का पूरा आपकी किडनी के अंदर है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर है। किडनी के अंदर क्या आई थी, हार्ट था, हार्ट से क्या चला था, एओर्टा, हार्ट से एओर्टा चला था। एओर्टा किस में बदला था बच्चे, आर्टरी में बदला था। और यही एक आर्टरी कहाँ आई थी, रीनल आर्टरी बन गई थी। क्या बनी थी, रीनल आर्टरी बनी थी। और ये रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होकर के क्या बन गई बच्चे, ये रीनल आर्टरी क्या बन गई थी, आर्टेरियोल। ये रीनल आर्टरी क्या बन गई थी, आर्टेरियोल बन गई थी। ठीक है, तो ये आर्टेरियोल बनी, आर्टेरियोल बन करके यहां आई थी क्या देने के लिए, यहां आई थी क्या देने के लिए, इसको ऑक्सीजन देने आई थी, लेकिन साथ में ब्लड को फिल्टर भी कराने आई थी कि भाई जो यूरिया ब्लड में है उसको निकाल दो। ठीक है, उसको निकाल दो। तो यहां से जब ये आई तो कैपिलरी बनाया और यहाँ ये सारी चीजें निकलना स्टार्ट हो गई। बट उससे पहले हम पूरे पार्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। डोरेमोन, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो बच्चे, बहुत अच्छे, क्लैप फॉर यू। ये क्या है बच्चे, पीसीटी। ठीक है, ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्यों नाम है इसका पीसीटी, प्रॉक्सिमल का मतलब पहले, कॉन्वोल्यूटेड मतलब उल्टा पुल्टा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे जिग जैग टाइप का। ठीक है, टी फॉर ट्यूब्यूल्स। एंड ये क्या है बच्चे, इधर वाला डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले मतलब हैनले नाम के कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने इसको खोजा होगा, लूप ऑफ हैनले या हैनलेस लूप हम इसको बोलते हैं। और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डक्ट या ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। ओके, तो ड्रॉ करने आ गया सबको, ड्रॉ करने आ गया सबको। और एक बात, जब ये इफेरेंट आर्टेरियोल इसके आसपास घूमेगी और इसके आसपास घूमेगी, ठीक है, आपके पीसीटी और डीसीटी के आसपास घूमेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे, पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी बोलेंगे, कैपिलरी बोलेंगे। और जब ये लूप ऑफ हैनले के आसपास घूमेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, जब इफेरेंट आर्टेरियोल ट्यूब्यूल के चारों ओर घूमेगी तो उसको हम पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी बोलेंगे। क्यों, पेरी का मतलब क्या होता है, आसपास, ट्यूब्यूलर का मतलब क्या है, ट्यूब। तो पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी वो कैपिलरी जो ट्यूब्यूल्स के आसपास घूम रही है, और जो लूप के आसपास घूम रही है उसको हम वासा रेक्टा बोल रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारे ऑक्सीजन वगैरह दे करके ये इधर से सबको ऑक्सीजन, एक एक पार्ट को ऑक्सीजन दे के और सारी यूजफुल चीजें लेती हुई कहाँ आ रही है, बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है। तो जब ये बाहर की ओर निकल रही है तो ये किस में मिल जाएगी, वेन से मिल जाएगी। ये कैपिलरी किससे मिल जाएगी, वेन से मिल जाएगी। और आगे जाकर के क्या बना देगी बच्चे, रीनल वेन बना देगी, रीनल वेन बना देगी। ठीक है। और पूरे बॉडी में सब कुछ चला जाएगा। इज दिस क्लियर? पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग पता होना चाहिए। ओके, चलो एक एक करके हम पढ़ेंगे। नाउ ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखना है। चलो इसको मैं फिर से बना रही हूं। फिर से बनाना है कि इसी में पढ़ा दूं, बस नाम मिटा दूं? बताओ, जल्दी बताओ, फिर से बना दूं? चलो ठीक है। ये है बच्चे आपका ओके। ये क्या है, बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है। मैंने ऐसे लॉलीपॉप ऐसा होता है क्या, है ना? मैं इसको थोड़ा सा गहरा भी बना सकती हूँ, लेकिन गहरा बनाया नहीं है, चलो गहरा ही बना दे। ठीक है। ये हो गया आपका बॉमेंस कैप्सूल। नाउ और इधर से आ रही है, इधर से आ रही है आपकी एफेरेंट ट्यूब। और ये क्या बना रही है बच्चे, इस तरह से कैपिलरी बना रही है। और ये बन गया आपका इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। ये आकर के क्या बना रही हैं, ये मिल करके इस तरह से कैपिलरीज बना रही हैं। ओके, इस तरह से सारी मिल करके कैपिलरीज बना रही हैं। ओके, ये हो गया कैपिलरी। नाउ यहां पे इसके बीच में, यहां पे क्या होगा बच्चे, ये क्या है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर याद आया? बीच में क्या था, बीच में कौन सा पार्ट था, जल्दी बताओ। एल्वियोलाई वाले स्ट्रक्चर में बीच में कौन सा पार्ट था, एपिथेलियम था। बीच में, बीच में क्या था, बीच में क्या था, बताओ बताओ। बीच में क्या था बच्चे, बेसमेंट लेयर था, है ना? दैट इज रिच ऑफ ब्लड एंड रिच ऑफ एवरीथिंग। नाउ ये क्या है आपका, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल। क्या लिखा मैंने, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। थोड़ा पेशेंस रखना आज की क्लास में, आज की क्लास में ड्राइंग ज्यादा है, आपको थोड़ा समझना होगा। स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, यूरिन फॉर्मेशन समझ नहीं आएगा। थोड़ा पेशेंस रख के सुनो। फिर क्या है, इफेरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। ओके, किसमें किस तरह की सेल है ये देखो। हमने पढ़ा है कि जो भी ब्लड वेसल होते हैं, जो भी आपके कैपिलरीज होते हैं, उसमें कौन सा सेल होता है बच्चे, कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वामस, स्क्वामस होता है ना? तो यहाँ पे सारे कैसे टिश्यूज होंगे, स्क्वामस होंगे। कैसे होंगे, कैपिलरीज के अंदर सारे किस तरह के होंगे बच्चे, स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियम होंगे कि स्क्वामस एंडोथीलियम होंगे, स्क्वामस एंडोथीलियम होंगे। ठीक है, एंडोथीलियम होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्लड वेसल होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर जो स्क्वामस होता है उसको हम स्क्वामस एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, स्क्वामस एंडोथीलियम होंगे ये सारे जो हैं, यहाँ पे जितने भी टिश्यू हैं, दैट इज स्क्वामस एंडोथीलियम। ओके, नाउ अब यहां देखो, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपको एक स्पेशल तरह का सेल देखने को मिलेगा, स्पेशल तरह का सेल देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज पोडोसाइट, दैट इज नोन एज पोडोसाइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोडोसाइट।
पोडोसाइट का मतलब क्या होता है? पोडोसाइट का मतलब होता है, पोडो मतलब पैर की तरह, ठीक है, और साइट मतलब सेल, पोडोसाइट। ओके, और ये एक्चुअली में कैसे है, मैंने बेसमेंट लेयर को थोड़ा दूर बनाया ना, बेसमेंट लेयर एकदम चिपका हुआ होता है, ये ऐसे कैपिलरीज को ऐसे पकड़े हुए रहते हैं। ये जो आपका ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल है, ये कैपिलरी को ऐसे पकड़े हुए, इस तरह से ऐसे पकड़ के रखा है। तो पोडोसाइट ये पैर की तरह है, तो इसने ऐसे पकड़ के रखा है इसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पकड़ के यूं पकड़ के रखा हुआ है, इसको पोडोसाइट बोलते हैं। पोडोसाइट कहाँ पे है बच्चे? विसरल, विसरल एरिया में है। विसरल एरिया मतलब जो आपके अंदर अंदरूनी जो पार्ट से जुड़ा हुआ हो, ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर इधर आपके सिंपल सेल पाए जाएंगे, इधर आपके बाकी फिर सिंपल एपिथेलियल सेल है, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल है। तो इसको हम, ये वाला क्या होगा बच्चे? एपिथेलियल होगा। उधर क्या है? एंडोथीलियम। वो कौन सा होगा? एंडोथीलियम। इधर कौन सा है? एपिथेलियल सेल है। ओके, कौन से सेल होंगे? एपिथेलियल सेल होंगे, एपिथेलियल सेल। ओके, और ये किस एरिया में है? पैराइटल एरिया में है, पैराइटल एरिया में है, ठीक है। विसरल एरिया जो विसरल पार्ट से टच में है, और पैराइटल एरिया जो उससे दूर में है। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे क्यूबॉइडल सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल होते हैं, ठीक है। ये पीसीटी है आपका, पीसीटी में क्यूबॉइडल सेल होते हैं। और ये क्यूबॉइडल सेल में एक और खास बात होती है कि ये ब्रश बॉर्डर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है, एनिमल टिश्यू से भी आ सकता है, इस वाले चैप्टर में भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है ये क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो पीसीटी होता है, पीसीटी में किस तरह के सेल हैं बच्चे? क्यूबॉइडल हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल विथ ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, समझ गए? क्यूबॉइडल विथ ब्रश बॉर्डर, ये बिल्कुल सबके पास ब्रश बॉर्डर है। अच्छा, ये ब्रश बॉर्डर क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं। एंड ये खास तरह के सेल यहाँ क्यों प्रेजेंट है बच्चे? ताकि यहाँ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ हो सके। एंड these cell are rich in mitochondria, these cell are rich in mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, अब एक और बात सुनो, यहाँ पे जो सेल हैं, यहाँ पे जो स्क्वामस एंडोथीलियम है, या फिर कैपिलरी में जितने भी सेल हैं बच्चे, हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज में बीच बीच में पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नीचे गिरता है। पढ़ा था ना कि कैपिलरीज में पोर्स होते हैं तो लिम्फ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ना जो इनके सेल होंगे, इनमें क्या होंगे? छेद होंगे, होल्स होंगे, और ये होल्स बहुत ज्यादा होंगे, ये होल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें क्या है बच्चे? स्क्वामस एंडोथीलियल के अंदर क्या है? फेनेस्ट्रा है। क्या है? फेनेस्ट्रा है। फेनेस्ट्रा का मतलब क्या है? होल्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेटेड। हाँ, जैसे छन्नी, छन्नी में कैसे होल्स होते हैं, ओके, तो फेनेस्ट्रा है, छोटे 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 होल्स हैं इनमें प्रेजेंट। ओके, तो ब्लड बिल्कुल यहाँ आया, ब्लड आया। ब्लड अपने साथ क्या क्या लाया है बच्चे? ब्लड अपने साथ क्या क्या लाया है? ब्लड में एक तो ब्लड है, पूरा सेल वगैरह सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स है इसमें, ठीक है। तो ब्लड में जितनी चीजें होते हैं वो सब कुछ है। साथ में क्या है बच्चे? यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, NaCl है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन है। तो ये आया, ये सोचा कि भाई ऑक्सीजन इसको देते जाएंगे, बाकी वेस्ट की चीजें हम इसको दे देंगे और हम बाकी चले जाएंगे लौट के यहां से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे साथ साथ जब ये फिल्टर हो करके आता है, ठीक है, जब जैसे ही ये फिल्टर हुआ, सारी चीजें यहाँ से फिल्टर हुई। कहाँ से फिल्टर होगी बच्चे? इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। अब देखो ये सारी चीजें आप समझ गए ना, तो अब आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी की लाइन टफ नहीं लगेगी, ठीक है।
ओके, फिल्ट्रेशन स्लिट, हाँ इसको स्लिट पोर्स भी बोलते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोलते हैं। चलो स्लिट पोर्स भी लिख देते हैं, इसको स्लिट पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से सारे लिक्विड आ रहे हैं। ओके, तो जो भी इसमें आया वो क्या क्या आया बच्चे, क्या क्या आया, एक तो प्लाज्मा आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लाज्मा आ जाएगा, साथ में ग्लूकोज भी आ गया। अब ग्लूकोज तो इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज को नहीं आना था। यूरिया आया, यूरिया के साथ क्रियाटिनिन आया, ठीक है, क्रियाटिनिन आया, साथ में बहुत सारा वाटर आ गया, जो हम नहीं चाहते थे कि वाटर जाए इतना सारा, साथ में NaCl आ गया, जो कि हम नहीं चाहते थे, साथ में अमाइनो एसिड आ गया। तो इतनी सारी चीजें जा रही हैं इसके साथ, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे जा रही हैं। यस, विटामिन वगैरह भी आ गए, विटामिन C वगैरह आ गया। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे जा रही हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें ना जाए, तो हम इसके साथ साथ क्या चलाते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल चलाते हैं। ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या करेगा, ये बच्चे इधर से घूम करके आ जाएगा लेने के लिए कि भाई बहुत सारी जरूरत वाली चीजें तुम्हारे पास चली गई। मैं नहीं चाहता था कि जरूरत वाली चीजें तुम्हारे पास जाए, मैं तो सिर्फ क्या देने आया था, ऑक्सीजन देने आया था, मैं सिर्फ ऑक्सीजन देने आया था। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा प्रेशर था कि जो नहीं जरूरत की चीजें थी, जो तुमको नहीं देना था, वो भी चला गया। तो अब ये क्या करेगा, इधर से इन सारी चीजों को वापस मांगेगा, इन सारी चीजों को वापस मांगेगा, मेरा सामान मुझे वापस दो, है ना। ये किस तरह से है, पीछे पीछे जाएगा, है ना, होती है ना लड़कियां, पीछे पीछे, मैंने जो भी सामान दिया था मेरा वापस कर दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, गाना है ना, सब वापस दो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ उससे अब वापस लेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ वापस लेगा इससे। ठीक है, वही आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वापस लेता है और किस तरह से इन अच्छी अच्छी चीजों से यूरिन बनता है। ठीक है, लास्टली हम यूरिन कैसे निकाल पाते हैं। वाह, डायग्राम कितना प्यारा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। चलो डायग्राम के लिए लाइक लगा दो, है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है डायग्राम, वाह अति सुंदर, है ना। बच्चे और एक और बात कि ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं, किसी को पता है, यहां से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हो ही जाए। ठीक है, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे रीनल, रीनल कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल और मेल्फिजियन, ठीक है, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स या ट्यूब्यूल, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, ठीक है, या ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं। ये था आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी, क्या है ये, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ठीक है, चलो नाउ देखो आप लोग के लिए सुंदर बनाया मैंने, है ना, बड़ा सा नाउ, हाँ बहुत अच्छा बना आप लोगों वाला। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ना, एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीसरी बार में एकदम शानदार शानदार बन गया। ठीक है, और बच्चे अच्छे हो तो और मजा आ जाता है बनाने में। ओके, चलो अब यहां देखो थोड़ा सा एक चीज, ये था हमारा इफेरेंट आर्टेरियोल, ये था एफेरेंट आर्टेरियोल, और ये है हमारी कैपिलरी, ये है बच्चे हमारी कैपिलरी है। और इस कैपिलरी में आप देख सकते हो किस तरह से ये बोमेन्स कैप्सूल के जो पोडोसाइट है किस तरह से इसको पकड़े हुए हैं। ये सारे ये जो दिख रहे हैं बच्चे, ये क्या है, इसके पोडोसाइट है, ये इसको बिल्कुल ऐसे जकड़े हुए हैं। ठीक है, कि आपको बेसमेंट लेयर तो दिख ही नहीं रहा है, बीच का जो बेसमेंट लेयर है वो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल टाइटली इसको पकड़े हुए हैं। इसके बाद ये वाला एरिया इसका विसरल एरिया है, और ये वाला एरिया क्या है बच्चे, पैराइटल एरिया, ये वाला पैराइटल एरिया है। आगे जब हम जाते हैं इसमें पीसीटी के तरफ तो हमको ब्रश बॉर्डर दिख रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड देन ये क्या है बच्चे, ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेस्कुलर पोल, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इधर वाला पार्ट वेस्कुलर पोल होता है और इधर वाले पार्ट
को हम यूरिनरी पोल बोलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेसल्स है और इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी पोल। हाँ, रियल डायग्राम। अब देखो ये क्या है, ये कहां से आया? मैक्यूला डेंसा क्या है? मैक्यूला डेंसा ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल तो पीछे था मैम, यहां कहां से आया? यहां कहां से आया? ठीक है, तो आपका जो रियल डायग्राम है बच्चे, रियल डायग्राम जो नेफ्रॉन का होता है ना, उसमें आप क्या देखोगे कि आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपका बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट आपके ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के सामने आमने सामने होता है। आगे जाकर के देखोगे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये एकदम इसके सामने होता है। क्यों होता है ये हम रास मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, तो वही आप उस समय कंफ्यूज ना हो तो मैंने थोड़ा दिखा दिया कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है और इसके सामने इस तरह से रहता है। ठीक है, चलो नेफ्रॉन्स दो तरह के होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 80 to 85% ऑफ टोटल टाइप ऑफ नेफ्रॉन। क्या हमारे अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है? यस, हमारे अंदर दोनों तरह का नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल जक्स्टा दोनों तरह का नेफ्रॉन होता है। ठीक है, 85% कॉर्टिकल टाइप का नेफ्रॉन होता है, दूसरा जक्स्टा होता है हमारे पास 15%। चलो एक एक करके मैं दोनों के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% होता है, वही मैं बता रही हूँ बच्चे, डोंट वरी, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, चलो आज मुझे डायग्राम बहुत बनाने हैं, बहुत डायग्राम बनाने आज मुझे। अब मैं आप लोगों को सिखा दूंगी एकदम डायग्राम बना बना के ना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी डायग्राम बनाना। हाँ, तो आज की क्लास में थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो कि मैम डायग्राम कैसे बना रही है। ये है बच्चे मेड्यूलरी पार्ट, दिस इज मेड्यूलरी पार्ट। कितने मेड्यूलरी पिरामिड होते हैं बच्चे? 8 से 12, 8 से 12 फूल होते हैं, इस तरह से खिलते हैं फूल। ठीक है, फूल की तरह लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ये है कॉर्टेक्स। अब देखो कुछ जो कॉर्टिकल होता है, जो सबसे ज्यादा नेफ्रॉन पाया जाता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया इसका ये पार्ट। वेट वेट वेट, थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाना होगा। ओके, अब आप लोग खुद अंतर बताना कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरह से चीजें जाएंगी और यहाँ पे बूंद बूंद करके यूरिन आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये था कॉर्टिकल वाला, अब मैं बना रही हूँ जक्स्टा मेड्यूलरी। अब मैं बना रही हूँ जक्स्टा मेड्यूलरी बना रही हूँ। ठीक है, कहाँ गया इरेजर? बताओ क्या अंतर है, बताओ भाई। जक्स्टा मेड्यूलरी, ठीक है, ये वाला हो गया जक्स्टा मेड्यूलरी। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका कॉर्टिकल। कॉर्टिकल, देखो डिफरेंस ये है बच्चे, एक तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है 85% तक और ये 15% पाया जाता है। इसमें लूप ऑफ हैंडली इज लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग है ना, ये सबसे ज्यादा मेड्यूलरी रीजन में है, डीप इनटू द मेड्यूला, मेड्यूलरी रीजन में है। ठीक है, एंड यहां पे देखो ये थोड़ा सा है मेड्यूलरी रीजन में। ठीक है, वेरी लेस इन मेड्यूलरी रीजन, मेड्यूलरी
रीजन, ठीक है। LOH इज लूप ऑफ हैनले इज शॉर्ट, लूप ऑफ हैनले इसका कैसा है बच्चे, शॉर्ट टाइप का है, ठीक है। और क्या होता है, एक और खास बात, इसमें जो बन रहा है ना इफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल सिर्फ पीसीटी और डीसीटी के पास जा रहा है, वासा रेक्टा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नो वासा रेक्टा, नो वासा रेक्टा, वासा रेक्टा यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये घूम करके जाएगा, यूं बनाएगा और यहाँ पे ये वासा रेक्टा भी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वासा रेक्टा इज ऑल्सो देयर, वासा रेक्टा प्रेजेंट। इज दिस क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होगा, डायग्राम ध्यान से देख लिए, ओके। जक्स्टा मेड्यूलरी बिल्कुल अंदर तक जाता है, यस, है ना, अंदर तक जाता है, वासा रेक्टा यहाँ पे है, वहां पे वासा रेक्टा नहीं है। आप ही के किडनी के अंदर दोनों तरह का नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ना पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हम पीसीटी की बात कर रहे हैं, हमने बॉमेंस कैप्सूल की बात कर ली, मेल्फिजियन जो आपका ट्यूब्यूल है उसकी बात कर ली बच्चे हमने, ठीक है। ये लो दिखा दिया, ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की हमने बात कर ली है। किडनी स्टोन कैसे बनता, अभी मैं किडनी स्टोन बताऊंगी कि अभी आप नेफ्रॉन पढ़ रहे हो, सब बताऊंगी, किडनी स्टोन, डायलिसिस वगैरह सब बताऊंगी। चलो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ध्यान से पहले लाइन बाय लाइन पढ़ो सीरीज में चीजों को। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमेशा बोलती हूँ ना, किरदारों को अगर ध्यान से समझ लिए तो प्रोसेस इजी होता है समझना, हमेशा किरदारों को समझ लिए, थोड़ा पेशेंस रखो, प्रोसेस समझने में मजा आ जाएगा। पीसीटी बच्चे क्या है आपका, पीसीटी पहला वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इट इज द, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है, आपको पता है ब्रश बॉर्डर सेल्स थे, सो दैट्स वाई इट इज वेरी रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, ताकि यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चीजों का हो सके, किसमें, इफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल जब इसके चारों तरफ घूमे तो ये आराम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा सके चीजों का, ठीक है, खर्चा पानी करके चीजों को भेज सके। फिर है आपका लूप ऑफ हैनले, इसी के जस्ट बाद क्या आता है, लूप ऑफ हैनले आता है, जो कि यू शेप का होता है। इस लूप ऑफ हैनले में, इस लूप ऑफ हैनले में ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चे, डिसेंडिंग की असेंडिंग, बताओ, जो ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट क्या होगा, डिसेंडिंग की असेंडिंग, और बी वाला पार्ट क्या होगा, ए इज डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे जा रहा है, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और ये ऊपर जा रहा है तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले होगा, ठीक है। ये याद रखना है, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, ओके। तो जो ये लूप ऑफ हैनले है, ये दोनों ना, ये जो दोनों पार्ट है बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, दैट इज डिसेंडिंग, जो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये वाटर को रिलीज करता है, ये सॉल्वेंट रिलीज करता है, और ये वाला पार्ट सॉल्यूट को रिलीज करता है, NaCl को रिलीज करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, एकदम अपोजिट बिहेव करते हैं, ओके। नाउ डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब जो है आपका नीचे जो आ रहा है, ठीक है, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बहुत कम माइक्रोविली, जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर को तो रिलीज करना है, तो जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होना जरूरत नहीं है। एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनली जो है, सॉरी, असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हैनली का, इसमें स्टार्टिंग में एकदम पतला होता है, फिर आगे जाके इस तरह से चौड़ा हो जाता है, आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको स्क्वामस सेल मिलेंगे और आगे जाकर के आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों मिलता है? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सके, NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। अब है डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन क्या है? जो दूर में है नेफ्रॉन, ठीक है, जो बाद में जो नेफ्रॉन का पार्ट मिला हमको, उसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट इज डिस्टल
नेफ्रॉन, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको, एंड इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जहां जहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, याद रखना। बस पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम में खास बात थी कि उसमें ब्रश बॉर्डर भी था, ठीक है। चलो, और उसके बाद आ जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। यहाँ पे यूरिन आपका कलेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो बात, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो यूरिन फॉर्मेशन मैं आज पढ़ा दूं, है ना। यूरिन फॉर्मेशन तो कर ही सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। चलो, पूरा पार्ट हमने नेफ्रॉन का देख लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए 3 चीजें लगती हैं, 3 चीजें लगेंगी। दैट इज, सबसे पहले फिल्ट्रेशन आना चाहिए। सबसे पहले हमको फिल्टर, जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है वो आना चाहिए हमारे पास, फिल्ट्रेट आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जो इफेरेंट है वो सब तरफ घूम घूम के क्या करेगा, चीजों को वापस लेगा, है ना। वो पुलिस का काम करेगा। देखो यहाँ पे आपने सब कुछ फिल्टर कर लिया। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे फिल्ट्रेट लाए, ठीक है, ये सब कुछ फिल्टर हो गया। लेकिन इफेरेंट आर्टेरियोल क्या बोल रहा है, भाई मैं ऑक्सीजन तो दूंगा, लेकिन इनके आसपास घूम घूम करके मैं चेक करूंगा कि कहीं कुछ जरूरत का सामान तो नहीं चला गया साथ में फिल्ट्रेट के साथ। तो ये पुलिस वाला है। इफेरेंट इज लाइक पुलिस वाला। ये क्या कर रहा है, इनके अगल बगल घूम घूम के ये चेक कर रहा है कि भाई, और हफ्ता वसूली होता है ना, वैसे ही भाई मेरा सामान है, चलो वापस करो वापस करो। तो ये इनके पीछे पड़ पड़ के इनसे क्या ले रहा है, वाटर लो, वाटर वापस करो। NaCl तुम क्या करोगे ले जाके, NaCl यूरिन में बर्बाद हो जाएगा, है ना। NaCl दो ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। NaCl ले लेगा, सारे विटामिन ले लेगा, अमाइनो एसिड ले लेगा, कुछ अगर प्रोटीन गलती से चला गया उनको ले लेगा, एल्बुमिन चला जाता है गलती से, ठीक है, उनको ले लेगा, ग्लूकोज चला गया उसको ले लेगा, ओके, ग्लूकोज वगैरह सब कुछ ले लेगा। यहाँ से ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहीं पे ले ले। फिर उसके बाद जो चीजें बच जाती है वो यहाँ पे लेता है और मैक्सिमम चीजें यहाँ पे देता है, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे देता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपका इफेरेंट आर्टेरियोल कुछ लेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है, बोमेन्स कैप्सूल के पास हो रहा है, बोमेन्स कैप्सूल में हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है बच्चे, इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है, चीजों को वापस ले रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो पीसीटी है वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है। वो क्यों रीएब्जॉर्ब करेगा, पीसीटी के पास थोड़ी अपना कुछ था, पीसीटी का तो कोई सामान था ही नहीं। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से लेना। तो भाई जिसका जो सामान था वही तो मांगेगा, है ना। बोलते हैं ना जब दोस्ती टूट जाती है, मेरा सामान वापस दो। तो वैसे ही इफेरेंट क्या बोल रहा है, मेरा सारा सामान वापस करो जो तुम्हारे पास चला गया है। तो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, याद रहेगा अब, यही रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और बाद में ये ट्यूबुलर सिक्रेशन भी यही कर रहा है। ट्यूबुलर सिक्रेशन भी कौन कर रहा है बच्चे, यही कर रहा है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब वापस लौटा रहा है। ये इफेरेंट आर्टेरियोल क्या कर रहा है, आर्टेरियोल वापस लौटा रहा है, ठीक है, गिविंग बैक, ठीक है, गिविंग बैक टू डीसीटी। डीसीटी को फालतू की चीजें हैं उनको वापस दे रहा है कि भाई जब मैं ले रहा था तो उसमें यूरिया भी आ गया था, यूरिया को कोई लेना नहीं चाहता और यूरिया उछल उछल के चला जाता है इफेरेंट आर्टेरियोल में। फिर इफेरेंट आर्टेरियोल देखता है कि भाई तुम कहाँ से आ गए, फिर उसको भगाता है और फिर डीसीटी में उसको भगा देता है एंड देन यूरिया निकल जाता है, ठीक है। अब देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 तरह के फिल्ट्रेशन की वजह से, 3 तरह के प्रेशर की वजह से होता है। देखो जो बोमेन्स कैप्सूल है और उसमें जो आपका ग्लोमेरुलस रखा हुआ है, उसको एज्यूम करो कि आपका कप है, ठीक है, ये कप है और कप में
कप में आपने कपड़ा रखा है, ठीक है, कप में आपने मुस्लिन मलमल का कपड़ा रखा है और इस मलमल के कपड़े में आपने कुछ चीजें डाल के रखी हैं और ऐसे उसको, जैसे हैंकी है ना, हैंकी में कुछ चीज डाल के रखा और उसको ऐसे लपेट दिया। और इसमें क्या क्या है, इसमें थोड़ा लिक्विड टाइप का चीज है और कुछ सॉलिड टाइप की चीजें हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड है कुछ सॉलिड चीजें हैं। ओके, और इसमें छोटा छोटा होल्स भी है ताकि आपके कप में लिक्विड जा सके। ओके, तो आप क्या उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो लिक्विड नीचे गिर जाएगा? बताओ, गिरेगा? ऐसे ही छोड़ दोगे, मतलब कप में ऐसे ही रुमाल में डाल के ऐसे ही छोड़ दोगे? अगर कोई जूस ले लिया है ना, मान लो जूस ही है, 2-3 तरह का जूस है, उसमें कुछ ग्लूकोज वगैरह है, NaCl है, सब डाल के रख दिया, नहीं गिरेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। किधर से प्रेशर लगाओगे? इधर से प्रेशर लगाओगे, है ना। पहले तो ऊपर से इधर से भी प्रेशर, पूरा कैपिलरी का प्रेशर लगाओगे, पूरा कैपिलरी का प्रेशर लगाओगे, है ना। फिर उसके बाद जो चीजें हैं वो आपस में प्रेशराइज होंगी, जितनी भी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके अंदर, वो आपस में प्रेशराइज होंगी, वो प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ जो लिक्विड गिरेगा, यहाँ पे जो नीचे लिक्विड गिरेगा वो भी अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा, ठीक है, प्रेशर लगाएगा। तो 3 तरह का प्रेशर होगा, तभी अच्छे से पूरा छन करके नीचे आएगा लिक्विड। अगर कभी किचन में नहीं गए हो तो किचन में जाना और ये करके देखना कि किस तरह से आपका यूरिन बनता है, ठीक है, अगर किचन के दर्शन नहीं किए हो तो इट इज फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। ओके, सबसे पहले कौन सा प्रेशर लग रहा है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या है? वही जो आपने रुमाल को पूरा कस के ऐसे किया, तो कैपिलरीज क्या कर रही हैं? पूरा कस के प्रेशर लगा रही हैं। इधर से जो ब्लड आ रहा वो भी प्रेशर लगा रहा, इधर काफी थिन है तो पूरा प्रेशर लगा रही है वो। कितना प्रेशर लगाएंगी? सबसे ज्यादा प्रेशर यही लगेगा, 45 mmHg, ठीक है। एंड उसके बाद द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसमें, कोई ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत सारी चीजें घुली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड आपने लिया है, इस लिक्विड में बच्चे मान लो बड़ा बड़ा आपके कुछ सीड हैं, कुछ सीड ले लिया आपने, कुछ नमक ले लिया, कुछ चीनी ले लिया, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपस में भी क्या करेंगी? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब आप उधर ऊपर से प्रेशर दोगे तो वो भी आपस में प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो यहाँ पे भी जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन है और बाकी RBC वगैरह, इन सब की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कितना? 20 mmHg, 20 mmHg प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसके बाद जो फिल्ट्रेट आया है वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है, ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन बॉमेंस कैप्सूल अगेंस्ट ऑल्सो एक्ट्स अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन। जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे आया है गिरकर, जो फिल्ट्रेट नीचे गिरकर आया है वो भी थोड़ा सा क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। ओके, तो 3 तरह का प्रेशर लग रहा है। ओके, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। आपको बताया गया NCERT में कि नेट फिल्ट्रेशन यहाँ पे कितना होता है? 10 to 20 mmHg होता है। कितना होता है? 10 to 20 mmHg होता है। अगर इससे कम हुआ, अगर इससे प्रेशर कम हुआ बच्चे, तो आपका फिल्ट्रेट नहीं आएगा छन के जल्दी, ठीक है। अगर मान लो आप जितना तेज उसको घुमाओगे, रुमाल को जितना तेज घुमाओगे, उतनी जल्दी आपका फिल्ट्रेट आएगा। अगर उसमें आप एकदम हल्का सा प्रेशर लगा के बस ऐसे ही छोड़ दियो दिन भर के लिए कि जैसे होना है हो, तो क्या आपका फिल्ट्रेट आएगा नीचे छन के? क्या फिल्ट्रेट आएगा नीचे छन के? नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत कम आएगा, एकदम बूंद बूंद थोड़ा सा आएगा। वहां पे प्रेशर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना प्रेशर होना जरूरी है। कितना? 10 to 20 mm of Hg। अगर ये प्रेशर नहीं होगा बच्चे तो आपका फिल्ट्रेट नहीं आएगा बन के, ठीक है। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है? जो आपका मैक्सिमम प्रेशर कैपिलरी जो लगा रही है, उसके बाद बाकी दोनों जो अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं, इन सबको मिला के हमारे पास कितना हो गया? 10 to 20 mm of Hg प्रेशर हो गया, ठीक है।
नाउ हर मिनट हमारे पास कितना फिल्ट्रेट आता है बच्चे? 125 ml पर मिनट। 125। हाँ, एक्सेसिव प्रेशर भी होता है, एक्सेसिव प्रेशर भी होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब एक्सेस प्रेशर हो जाए तो क्या होगा? एक्सेस प्रेशर होगा तो ज्यादा जीएफआर निकलेगा, ज्यादा दिक्कत होगी बच्चे। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब यही तो चीजें होती हैं, एक्सेस प्रेशर। इसीलिए बोला जाता है कि हाई बीपी की वजह से आपका किडनी भी फेल हो जाता है, किडनी भी स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। नाउ इट इज अबाउट 125 ml पर मिनट। हर मिनट में कितना हम फिल्ट्रेट पाते हैं? 125 ml पर मिनट। तो एक दिन में कितना फिल्ट्रेट मिलेगा? हर मिनट में हमको 125 ml मिल रहा है, तो एक दिन में कितना मिलेगा हमको? 180 लीटर पर डे। एंड जिसमें जिसमें मैं मार्क राउंड कर रही हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है कि कितना पर मिनट निकलता है? 125 ml पर मिनट, ठीक है। एंड एक दिन में कितना फिल्ट्रेट निकलता है? 180 लीटर पर डे। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि जब हम 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं हर दिन, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं हर दिन, बच्चे हमने क्या देखा था कि हमारा जो हार्ट है कितना ब्लड पंप कर रहा है? कितना ब्लड को पंप करता है एक दिन में? 7200 लीटर, है ना। एक 7200 लीटर इतना कर रहा है। एक बार में 5 लीटर करता है, पूरे दिन में 7200 लीटर वो पंप करता है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट किसके पास आता है? किडनी के पास आता है, और किडनी उसमें से 180 लीटर को क्या कर रहा है बच्चे? फिल्टर कर रहा है, ठीक है। अब 180 लीटर फिल्टर कर रहा है, तो क्या हम 180 लीटर यूरिन निकालते हैं हर दिन? नहीं। 180 लीटर यूरिन इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि बाकी चीज जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है इफेरेंट। इफेरेंट क्या कर लेता है? बाकी चीजों को ले लेता है। सिर्फ और सिर्फ हम कितना निकालते हैं? इसका 1%। 180 लीटर का 1% कितना होता है बच्चे? 1.8 लीटर। 1.8 लीटर, ठीक है। तो आपके बुक में 1.5 लीटर क्यों दिया होता है मैम? क्योंकि बच्चे इसका फिल्ट्रेट आप 150 लीटर पर डे से 180 लीटर पर डे तक निकालते हैं, इतना रिलीज होता है हर दिन, ठीक है। 150 टू 180 ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पी रहे हैं, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, ठीक है, एंड आप कितने हेल्दी हैं। तो इसीलिए 1.5 टू 1.8 लीटर आप यूरिन रिलीज करते हैं एक दिन में, ठीक है। तो ये कितना है? 1% ऑफ द 180 लीटर है। 99%, दिस डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे PYQ है, वहां 99% लिखा होगा, 97% लिखा होगा, 80% लिखा होगा। तो आपको याद रखना है 99% फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब किया था? इफेरेंट आर्टेरियोल। घूम घूम के वो क्या कर रहा है? रीएब्जॉर्ब कर रहा है, वापस दो चीजें, और सिर्फ 1% चीजें हम रिलीज कर रहे हैं यूरिन के थ्रू। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, ओके, समझ में आ गया नाउ? हाँ, अब देखो सारी चीजें आ गई यहां, अब हम यहां से समझते हैं, ओके। ये सारी चीजें जो फिल्टर होकर के प्रेशर की वजह से यहाँ पे आई, फिल्ट्रेट आपका यहाँ आ गया। फिल्ट्रेट जब यहाँ आया तो सबसे पहले आपके इफेरेंट आर्टेरियोल ने इसके चारों ओर घूमना शुरू किया। इसने क्या क्या लिया बच्चे? ये येलो कलर शो कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसने क्या क्या लिया? NaCl लिया एक्टिवली, सारा न्यूट्रिएंट लिया एक्टिवली, ग्लूकोज को लिया एक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है, जो अमीर लोग होते हैं ना, जो अमीर बंदे होते हैं, उनको आप घर तक छोड़ के आते हैं ना, चलो पैसे वैसे लगा के, हाँ चलिए चलिए मैं चलता हूँ, आप आए हैं, मैं चलता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ ना, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, चलिए चलिए मैं घर छोड़ आता हूँ। पैसे वैसे खर्च करके एकदम आप उनको छोड़ने जाते हो, बड़ा। तो NaCl बहुत ही भाई रिच बंदा है, उसकी डिमांड है बॉडी में। ग्लूकोज उसकी डिमांड है बॉडी में, वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट, विटामिन वगैरह, इन सब की डिमांड है, बर्बाद नहीं जाना चाहिए ऐसे ही। हाँ, तो और ये जल्दी ऐसे ही
पास आउट भी नहीं होते, मेम्ब्रेन से निकल भी नहीं पाते, उनके लिए चैनल्स वगैरह होते हैं ना, हमने पढ़ा है, इन सब के लिए चैनल वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, NaCl, ये सब जितने भी पानी में घुलने वाले इनके लिए चैनल्स होते हैं। पढ़ा था कि नहीं, याद है कि नहीं आप सभी के? याद है ना, एक्वापोरेंस वाटर के लिए फिर अलग अलग चीजें होती हैं। तो इनको भेजने के लिए बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। इनको भेजने के लिए पैसे लगा के हम पैसे लगा करके भेज रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। एंड ठीक है, इसके अलावा साथ साथ में जब ये सारी चीजें जा रही होती हैं तो वाटर चला जाता है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर तो अपने आप चला जाता है, पैसिवली जाता है, उसके लिए एक्वापोरेंस होते हैं, वो एकदम बिल्कुल आराम से चला जाता है, पैसिवली जाता है, ठीक है। वाटर जो चीज इजिली मिल जाती है तो उसके लिए पैसे क्यों लगाना, तो वाटर चला जाता है। लेकिन पता है यहाँ पे साथ में ना चुपके से थोड़ा यूरिया भी निकल के चला जाता है, थोड़ा सा यूरिया भी भाग जाता है, क्रिएटिनिन नहीं निकल सकता, यूरिया चुपके से निकल के चला जाता है यहाँ पे। ओके, नाउ ये चीजें यहाँ रीएब्जॉर्ब हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चे, फिल्ट्रेशन किया था, ठीक है। और वो भी फिल्ट्रेशन कैसा था, अल्ट्रा लेवल का फिल्ट्रेशन, 3 लेयर की फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ अब ये आगे जाएगा, ठीक है, अब ये आगे जा रहा है। यहां पे बच्चे आगे जाने के बाद देखो, यहां पे ये क्या ले रहा है, NaCl ले रहा है, यहाँ पे भी NaCl लेगा, यहाँ पे भी वाटर लेगा, कुछ आयंस लेगा। लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो भी रीअब्जॉर्प्शन होगा वो फैसिलिटेटेड होगा। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि अगर जरूरत होगी तो ही रीअब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लो आप किसी रेगिस्तान में है, ठीक है, रेगिस्तान में है और आपको मतलब पसीने वगैरह बहुत ज्यादा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, तो वैसे में अगर आपने यूरिन निकाल दिया तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को, कुछ हार्मोन्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। इफेरेंट आर्टेरियल को बोलते हैं भाई वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लो। अगर मान लो बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बीपी कम है, NaCl कम है आपके शरीर में, तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कराया जाता है, भाई NaCl रीअब्जॉर्ब करो, नहीं तो बंदा गिर जाएगा, अभी ये गिर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन होती है। एंड यहाँ पे आकर के ये जो आपका ट्यूब्यूलर है, ठीक है, ये जो इफेरेंट है ये सिक्रेशन भी करता है। ये क्या क्या सिक्रेट करता है बच्चे, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन बोलते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन में ये क्या क्या सिक्रेट करता है, ये दे देता है यूरिया, दे देता है, बोलता है हमको यूरिया नहीं चाहिए। यूरिया क्यों दे दिया था, मैंने यूरिया तो मांगा नहीं था। H+ दे देता है, K+ दे देता है, इन सारी चीजों को ये दे देता है, बोलता है रखो, हमको नहीं चाहिए यूरिया, H+, K+। H+ क्यों नहीं चाहिए, इसका ब्लड का pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हम मतलब घट जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ब्लड, तो आप लेकर के जाओ H+ को, इन सारी चीजों को क्या कर दो, इसमें डाल दो, ठीक है, डस्टबिन में डाल दो। सो आपका ये जो पार्ट है दैट इज डस्टबिन। अब यहाँ आने के बाद देखो ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, बहुत सारा वाटर वगैरह सब कुछ निकाल लिया गया। जब वाटर निकाल लिया गया, NaCl निकाल लिया गया, ओके, जरूरत की चीजें निकाल दी गई, तो ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा हो गया यूरिन, ओके, इसमें पानी बहुत कम है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ तो यूरिया निकल गया मैम, यहाँ पे तो यूरिया निकल गया, ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है। यहाँ पे यूरिया कैसे निकल गया, जब यूरिया को तो कोई ले नहीं रहा है, यूरिया कहीं निकल नहीं सकता, यूरिया जो भी निकला था उसको वापस इसने दे दिया, तो यूरिया यहाँ कहाँ से आया बच्चे, पूरे मेम्ब्रेन में कहीं भी अब यूरिया नहीं निकल सकता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे यूरिया निकल सकता है। क्यों निकलता है, ये चाल है, ये हम काउंटर करंट में समझेंगे कि यूरिया यहाँ निकलने से क्या फायदा हुआ। लास्ट में थोड़ा सा हम यूरिया मेड्यूला वाले रीजन में, देखो ये इनर मेड्यूला रीजन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा यूरिया निकाल देते हैं। एंड फिर जैसे यूरिया निकालते हैं और हम आराम से फिर यहाँ से यूरिनेशन हो जाता है, बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है यूरिन। एंड देन जब ब्लैडर भर जाता है
तो आपको आती है लिटिल ड्यूटी, है ना, लिटिल ड्यूटी आती है। ओके, समझ में आया? ओके, और यहाँ वाले पार्ट से जब वो यहाँ पे आता है बच्चे, आपका जो ट्यूब्यूलर है इफेरेंट आर्टेरियोल, जब यहाँ पे आता है तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है, NaCl लेता है। क्या लेता है? NaCl एब्जॉर्ब करेगा। और जब इधर पे जाएगा तो क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड सब चीजों को लेके ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले इफेरेंट आर्टेरियोल, है ना, एफेरेंट आर्टेरियोल लेकर के आया चीजों को। वो चाहता था कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाए और बाकी यूरिया अंदर जाए, अमोनिया अंदर जाए, क्रिएटिनिन अंदर जाए, जो टॉक्सिक चीजें हैं। लेकिन चली गई कुछ अच्छी चीजें भी। अब इतनी सी गलती की वजह से अब इसको पूरा घूमना पड़ रहा है, घूमते घूमते ये चीजों को ले रहा है और फिर फालतू चीजों को दे रहा है कि भाई ये सारी चीजें मेरी नहीं थी, रखो, है ना। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमसे गुस्सा हुआ और तुमसे मांग रहा है मेरा सारा सामान वापस करो। अब तुमने ईगो में आकर के क्या किया, बोला लो, है ना, और उसमें कुछ अपना सामान भी दे दिया गलती से, कुछ अपना कचड़ा वचड़ा भी दे दिया, सब उसी का होगा, तुमने ऐसा सोचा, तुमने कचड़ा वगैरह भी दे दिया कुछ। अब वो आया दूसरे दिन तुम्हारे घर, है ना, और क्या बोल रहा है, ये सब तुम्हारा है, पकड़ो, ये कचड़ा क्यों दिया था मुझे, फेंको इसको डस्टबिन में। समझ गए? तो वही कर रहा है इफेरेंट आर्टेरियोल, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन कर रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। ये समझ लो, तो हमारे पास जो यूरिन आया है वो 1 से 2 लीटर या 1.8 लीटर तक होता है। पीएच इसका 6 होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइटली एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि हमने देखा H+ का सिक्रेशन हुआ था, H+ का सिक्रेशन हुआ था ट्यूबुलर सिक्रेशन में। ठीक है, इफेरेंट ने दे दिया H+ रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। यूरिया जो है कितना निकलता है, 100 ml ऑफ यूरिन में 2 ग्राम यूरिया, 100 ml ऑफ यूरिन में 2 ग्राम यूरिया निकलता है। इसमें कुछ सॉल्ट होते हैं 2%। ठीक है, तो इसका मतलब यूरिया आपका थोड़ा नमकीन होता है। ओके, यूरिया क्या होता है, थोड़ा नमकीन होता है। हाँ, अब ये तो उसी को पता होगा जिसने कभी डेजर्ट वेजर्ट में रहा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा ना, अपना ही यूरिन पीना पड़ता है, पी पी के रहना पड़ता है उन लोगों को। ऐसी कंडीशन आ जाती है। और अभी बाबा रामदेव तो पिलाते ही रहते हैं गौमूत्र। पिया है, ट्राई किया है कभी गौमूत्र? पिया है, यस मैम लिखा। हाँ, भाई उसकी ग्रेविटी है बस, ये सब नहीं आता, है ना, उसकी ग्रेविटी है बस। और यहाँ पे कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे, यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसी की वजह से हमारे यूरिन का कलर क्या होता है, येलो होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट गिव्स येलो कलर टू यूरिन, जो बिलीरुबिन का बदला हुआ पार्ट है। नाउ कल का क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये ऐसा पार्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, और हम इतने इजी में पढ़ेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अच्छा खत्म भी हो गया। हाँ, आपको लगे अरे खत्म हो गया सब। बच्चे नोट्स में ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, ये सारे नोट्स में भेज चुकी हूँ आपको। यहाँ पे क्या दिया है कि यूरिन जो बन गया वो पास हुआ। ठीक है, यूरिन जो भी बन गया बच्चे वो पास होगा किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। यहाँ से यूरेटर के थ्रू पास होगा एंड देन फिर यूरिनरी ब्लैडर में आकर के स्टोर होता जाएगा बूंद बूंद करके। जब ये आधा से ज्यादा भर जाएगा तो फिर आपको सिग्नल जाएगा, क्योंकि यहाँ से नर्व्स भी तो कनेक्टेड होते हैं। सिग्नल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिग्नल जाएगा कि भाई अब इसको निकालो। तो फिर आप बोलोगे मैम मे आई गो टू टॉयलेट। ओके, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, लेकिन यूरेथ्रा के पास कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, जो स्फिंक्टर होते हैं जिसको आप रेगुलेट कर सकते हो। तो होता है ना, मैम जाने नहीं देती है, तो एक्सटर्नल मसल जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, याद रखना। एक्सटर्नल मसल जो होते हैं उसके यूरेथ्रा के, वो कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। आप बहुत देर तक रोक के रख सकते हो, है ना,
बहुत देर तक रोक के रख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ओके, एंड इंटरनल मसल इनवॉलंटरी होते हैं। ओके, देखो लिखा है ना, टू स्फिंक्टर होते हैं, टू स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर कैसा होता है पता है? स्फिंक्टर मतलब कि रबड़ लाइक, स्फिंक्टर मतलब रबड़ लाइक। ओके, तो जो इनर वाला होता है इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं होता। आउटर वाले को आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जब मैम बोले नहीं अभी नहीं जाना है, तो आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। हाँ, स्ट्रेचेबल होता है। हाँ, ज्यादा देर नहीं कर सकते, ज्यादा देर नहीं कर सकते। चलो, काउंटर करंट वाला पार्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप क्लास नहीं अटेंड करोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे बच्चे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप वो क्लास बिल्कुल अटेंड करें, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको बिल्कुल, कैसे पढ़ लोगे पता नहीं चलेगा। वेरी गुड, बच्चे जब पहले से पढ़ पढ़ के आते हैं ना, तो मजा आता है फिर, तो सही है। तुम्हारा क्वेश्चन मैं कैसे बता दूंगी? तुम्हारा आंसर मैं बताऊंगी ना, और वो आंसर मैं तब बताऊंगी जब मेरे आंसर का जवाब दोगे। भेज दिया है मैंने PDF, ऑलरेडी सेंड, देख लो।